शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। दबाकर मारा। 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी भयावह खबर आती है जिसे सुनकर हर कोई सहम जाता है। यह खबर पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई इस तरह की हैवानियत कोई इंसान कर सकता है। 31 साल की एक महिला डॉक्टर जो कि कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में एज अ ट्रेनिंग डॉक्टर अपनी डॉक्टरेट की प्रैक्टिस कर रही थी। हॉस्पिटल जो कि इंसानों की जान बचाने के लिए जाना जाता है, उसी हॉस्पिटल में इस तरह का खौफनाक तरीके से एक डॉक्टर का रेप एंड मर्डर हो जाना काफी चौंकाने वाली घटना है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट को देखकर हर कोई सिहर उठा था। यह मामला सिर्फ नॉर्मल मर्डर का ना होकर उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक और भयानक था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उस डॉक्टर की हत्या गला घोंटकर की गई थी, और वो भी इतनी ज्यादा ताकत से कि उस डॉक्टर का थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले उस डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए काफी प्रयास भी किए, जिसका सबूत उसके शरीर पर मिले निशानों से मिला। सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे घावों के निशान पाए गए। इससे यह साबित हुआ कि यह कोई सिर्फ साधारण मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि यह रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी खौफनाक घटना हो जाती है और किसी को इसकी भनक तक भी नहीं लग पाती। क्या इतनी क्रूर घटना को कोई अकेले ही अंजाम दे सकता है? तो आज हम इस भयावह घटना के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात आरजी कर हॉस्पिटल में। जब आपके सामने सच आएगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो गाइज, उस महिला डॉक्टर का नाम मैं प्रीति कहकर संबोधित करूंगा, और यह उनका रियल नेम नहीं है। तो प्रीति जो कि एक जूनियर डॉक्टर थी और कोलकाता के फेमस आरजी कर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में अपनी डॉक्टरेट की ट्रेनिंग कर रही थी। रोज की तरह 8 अगस्त 2024 को भी प्रीति अपने नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर होती है, और रात के 11 बजे उन्हें उनकी माँ का फोन आता है, जो कि यूजुअली रोज ही आता था। प्रीति और उनकी माँ के बीच काफी देर तक बात होती है। उनकी माँ पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया? तभी प्रीति बोलती है कि मैं अभी कुछ पेशेंट्स को देखने जा रही हूँ, उसके बाद मैं सबके साथ मिलकर खाना खा लूंगी। और यह बोलकर प्रीति अपने रूटीन राउंड पर निकल जाती है पेशेंट्स को देखने। अपने सारे पेशेंट्स को देखने में प्रीति को लगभग रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वह सभी स्टाफ के साथ मिलकर खाना खाती है, और खाना खाते और बातें करते हुए रात के 2:30 बज जाते हैं। जिसके बाद प्रीति कुछ थकान सा महसूस करती है और वह आराम करने के लिए 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। प्रीति को रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, तब भी सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सभी कमरों को चेक करता हुआ जब सेमिनार हॉल में पहुंचता है तो वहां का भयानक नजारा देखकर चीख पड़ता है। वर्कर की चीख सुनकर काफी सारा हॉस्पिटल स्टाफ वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर प्रीति की बॉडी बिना कपड़े के पड़ी हुई है, और उसकी बॉडी पर काफी गहरे घाव के निशान भी है। यह खतरनाक मंजर वहाँ खड़े सभी लोगों के लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं था। ऐसा भयानक मंजर उन्होंने पहली बार देखा था। आनंद फानन में सभी लोग मिलकर डॉक्टर प्रीति को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद भी प्रीति कुछ ही घंटों में अपना दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो कि इस रेप एंड मर्डर केस को नॉर्मल केस की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि हॉस्पिटल की रेपो खराब ना हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार यह केस कोलकाता पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है। जब पुलिस क्राइम सीन की पड़ताल करती है तो पुलिस वालों को वहां पर प्रीति के नेल्स एंड ब्लड सैंपल्स मिलते हैं और एक ब्लूटूथ नेक बैंड भी मिलता है। बदकिस्मती से सेमिनार रूम के अंदर और आसपास कोई कैमरा नहीं था, लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर आया जाता था वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस वाले इन सीसीटीवी कैमरे में सुबह 3 बजे से 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं तो पाते हैं कि इस बीच टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। फिर पुलिस ने इन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन पूछताछ में पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लग पाता। साथ ही पुलिस इन सभी लोगों की फोन का ब्लूटूथ भी चेक करती है ताकि उससे पता लगाया जा सके कि घटना स्थल पर मिला ब्लूटूथ किसका है। और पुलिस वालों की यह सूझबूझ काम भी आती है, क्योंकि यह ब्लूटूथ नेक बैंड इन 6 लोगों में से एक आदमी के फोन से कनेक्ट हो जाती है, जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर यानी कि छोटे मोटे काम मैनेज करना या फिर भीड़ भाड़ को मैनेज करना। जब पुलिस वालों को आश्वासन हो जाता है कि संजय रॉय ही प्राइम सस्पेक्ट है तो वह संजय रॉय से और कड़ाई से पूछताछ करने लगती है। लेकिन संजय पुलिस वालों के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था और उस समय वह काफी ज्यादा नशे की हालत में भी था। उसी समय पुलिस वाले संजय का फोन चेक करते हैं, जिसमें उन्हें भर भर कर फोन क्लिप्स मिलती है, जिससे उनका शक यकीन में बदल जाता है और पुलिस वाले संजय रॉय को और ज्यादा शक्ति दिखाने लगते हैं। और फाइनली वह डरकर अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है कि उसी ने प्रीति का रेप किया है और उसे मारा है।
फिर पुलिस वाले आगे की छानबीन के लिए संजय राव के घर जाते हैं और वहां पर उनको एक शू मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून जैसे ही धब्बे थे। तो पुलिस वाले उसे एज ए सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। तलाशी के दौरान पुलिस वालों को संजय रॉय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए दिखते हैं। यह वही कपड़े थे जो कि उस दिन संजय ने पहने थे, क्योंकि यह सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था और संजय यह सभी सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। जिस समय संजय को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए लाया गया था उस समय वह कुछ इस तरह रिएक्ट कर रहा था कि उसने काफी ज्यादा शराब पी रखी है और उसे कुछ होश नहीं है, जिससे उसे कम सजा मिले। जब पुलिस की टीम ब्लड सैंपल्स की जांच लैब में करवाती है तो वह सैंपल प्रीति के ब्लड से मैच हो जाता है और यह एक अहम सबूत था। सभी रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स को करने पर पता चलता है कि संजय रॉय उस रात काफी ज्यादा नशे में था। उस रात वह करीब 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है। वह लगभग नाइट शिफ्ट में ही रहा करता था और उसे हॉस्पिटल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज भी थी। उसे यह भी पता था कि कहां पर कैमरा है और कहां पर नहीं है। ज्यादा शराब के नशे में कोई उसे पकड़ ना ले तो इससे बचने के लिए वो 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है। वहां पर बैठे बैठे वह सो जाता है। सुबह करीब 3 बजे उसकी आंख खुलती है तो संजय रॉय की नजर प्रीति पर पड़ती है जो कि सेमिनार हॉल में आराम करने जा रही थी। प्रीति को अकेला देख संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वह काफी देर तक यहाँ वहाँ यह देखकर कंफर्म करता है कि कोई आसपास तो नहीं है। जब उसे यह कंफर्म हो जाता है कि आसपास कोई भी नहीं है तो वह सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर घुसता है और फिर 4:45 पर सेमिनार हॉल से बाहर आता है। सोच कर देखिए उन 45 मिनट में उस हैवान ने प्रीति के साथ क्या क्या किया होगा और उस समय प्रीति ने कितनी तकलीफों का सामना किया होगा। यह सोचकर ही किसी का भी दिल सहम जाएगा। प्रीति के माता पिता जिन्होंने इतनी उम्मीद से और कितनी ही सैक्रिफाइसेस करके प्रीति को डॉक्टर बनने के लिए भेजा था, उन पेरेंट्स के लिए यह कोई सदमे से कम नहीं था। प्रीति अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। तो गाइस, उस हैवान को तो हमारी जुडिशियल सिस्टम अभी तक कोई सजा नहीं दे पाई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जुडिशियल सिस्टम इस हैवानियत के लिए ऐसा सख्त सजा देगी जो कि एक मिसाल बन सके, ताकि ऐसा कुकर्म करने से पहले कोई भी 1000 बार सोचे। और मैं पेरेंट्स से एक बात कहना चाहूंगा कि प्लीज अपनी बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप स्वयं लें, क्योंकि आए दिन ऐसी हैवानियत सुनने को मिल रही है। और प्लीज अपनी बेटियों को टांग तोड़ना सिखाइए। गोल रोटी बनाना वह बाद में भी सीख सकती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।